कोई आदमी अक्स है, वो आदमी कैसा है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हमने उससे कहा कि भाई कोई भी जो आदमी है जो हमें उससे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, हम बोल रहे हैं कि भाई उसके बारे में हमें कुछ बताओ, कुछ दो उसके बारे में, तो हम उसके बारे में जान पाए। तो वो हमें दो चीज देता है, एक तो है उसकी कुंडली, एक तो वो उसकी कुंडली दे देता है, एक उसकी फोटो दे देता है। ये दो अलग अलग चीज है, दोनों से उस आदमी के ही बारे में पता चल रहा है, पर वो दोनों चीज बहुत अलग अलग है। ये तो उसके बारे में वो चीज बता रहा है कि वो उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसके साथ पहले क्या हुआ था, आगे उसके साथ क्या होने वाला है। और ये फोटो उसकी बनावट बताता है कि उसकी कैसी बनावट है, उसका कैसा आवरण है बाहर का, वो कैसा दिखता है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर एक तो कुंडली हो गई, एक उसकी फोटो हो गई। ये जो फोटो है यही जियोग्राफी है। ये जो कुंडली है ये एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है जिसको हम बोलते हैं जियोलॉजी। इसके तो यहां पर हमारे पास दो चीज आ गई, जियोलॉजी और जियोग्राफी। जियोलॉजी क्या होती है और जियोग्राफी क्या होती है? ये जो जियोलॉजी है इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी का फ्यूचर क्या है और पृथ्वी का पास्ट क्या रहा है, और पृथ्वी के अंदर मतलब कैसे ये पृथ्वी का उद्गम हुआ, कैसे पृथ्वी बनी और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे जो प्रोसेस के तहत ये धीरे धीरे डेवलप होती जो आज की पृथ्वी है वो हमारे सामने है, और इसमें आगे क्या होने वाला है और इसका फ्यूचर क्या है। तो ये जो सारी स्टडी है ये हम जियोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके अलावा जो जियोग्राफी है इसके अंदर आते हैं कहाँ पे इसमें पर्वतमालाएं हैं, कहाँ पे इसमें नदियां हैं, कहाँ पे इसमें क्या क्या है। ये तो सारी इसकी तो ये इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जियोग्राफी, ये इसकी फोटो है, और ये जो जियोलॉजी है ये इसकी कुंडली है। अब हम ये हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया कि कौन सी चीज जियोग्राफी में आती है, कौन सी चीज जियोग्राफी में नहीं आती है। लोग जियोग्राफी में इस चीज को भी डाल देते हैं, पृथ्वी का उद्गम कैसे हुआ, फिर ये कैसे डेवलप होती होती यहाँ तक पहुंच गई, जबकि ये जियोलॉजी का टॉपिक है। हम इसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे, पृथ्वी कहाँ से उसका उद्गम हुआ, क्या हुआ। तो अब आप समझ जाओगे कहाँ तक वो जियोलॉजी के अंदर आएगा। उसके बाद में हम आगे जियोग्राफी के बारे में आएगा। जियोग्राफी के अंदर हम पहले देखेंगे पृथ्वी का उद्गम कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इस जियोग्राफी के अंदर हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो पृथ्वी भी एक भौतिक पिंड है, भौगोलिक पिंड है, आकाशीय पिंड है, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये जो भी भौतिक पिंड है, भौतिक द्रव्यमान है, जो भी फिजिकल मासेस हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मतलब इसके लिए बहुत सी अलग अलग थ्योरीज अवेलेबल हैं। उनमें से हम सबसे ज्यादा आज के समय में जिस थ्योरी की सबसे ज्यादा मान्यता है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी हमें ये बताती है कि कैसे जो सारा मास था, ये सारा मास पहले एक जगह पे था, एक बिंदु पे केंद्रित था। मतलब एक बिंदु का मतलब ये नहीं कि बस इतनी दूर में ये सारा मास था। इसका मतलब ये है कि जितना भी ये सारा मास है आज जिसका जो अलग अलग पिंडों के रूप में बिखरा पड़ा है, जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, ये सारे मास, ये जो भी जितना भी द्रव्यमान था ये सारा एक जगह पे था और एक ही पिंड के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में हुआ क्या कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उससे वो सारा द्रव्यमान बिखर गया, इधर उधर सारी जगह पे फैल गया। वो जो विस्फोट हुआ उसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग, हिंदी में इसे महाविस्फोट बोल देते हैं और इंग्लिश में इसे बिग बैंग बोलते हैं। तो ये बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि इसके अंदर वो जो सारा मास है वो उसमें ब्लास्ट हुआ, बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे वो सारा मास इधर उधर बिखर गया और उसके अंदर जो कुछ भी तत्व थे वो सारा एक हाइड्रोजन के रूप में सारा इधर उधर पूरे वातावरण में बिखर गया। अब बात आती है कि फिर ये कैसे, इसका क्या निर्माण हुआ। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो पूरा इधर उधर धुआं के रूप में, जैसे मतलब हाइड्रोजन पूरे में बिखर गया, फिर वो धीरे धीरे एकत्रित होने लगा और जैसे जैसे वो एकत्रित होने लगा और वो धीरे धीरे एक मतलब पिंड का रूप लेने लगा। जैसे कि हम किसी बालू रेत में खेल रहे हो और उससे हम कोई लड्डू बना रहे हो, ठीक वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिली कि मतलब हाइड्रोजन के बादल जैसे बिखरे हुए हैं और उसमें कुछ द्रव्यमान संग्रहित होता गया और वो एक पिंड का रूप लेते गई।
प्रकार का ये जो बादल है ये बहुत दूर तक, काफी दूर तक अलग अलग जगह पे बिखर गया, और ये जो एक बादल है इसको हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, जिसे हम मंदाकिनी बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। अब ये गैलेक्सीज है, इसके अंदर जो द्रव्यमान एकत्रित होता गया और उनसे स्टार्स का निर्माण हुआ, जिनको हम तारे बोलते हैं। ये तारे, इन तारों का निर्माण इन्हीं से हुआ। ये जो मंदाकिनी है, इन्हीं मंदाकिनियों के अंदर तारों का निर्माण हो गया। अभी ये बोला जाता है कि कम से कम 100 मिलियन गैलेक्सीज उपस्थित हैं, और हर गैलेक्सी के अंदर इसी प्रकार से 100 मिलियन के आसपास स्टार्स हैं। अब बात यह आती है कि ये क्या इसमें सभी में कहीं और भी जीवन है, कुछ और है, ये पिंड कैसे हैं, क्या है? तो इसके बारे में वही बात है, अभी तक हमारी जो खुद की जो गैलेक्सी है, जिसको हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, मिल्की वे, आकाशगंगा या दूध मेखला, इसकी भी अभी तक हमारे पास 80% तक ही स्ट्रक्चर ज्ञात हो पाई है। तो अभी तक हम अपने सौरमंडल का भी पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं कर पाए हैं, जिसके अंदर हमारे बहुत से ग्रह हैं, जिसके बाद जो उनके रहस्य के बारे में अभी तक अनजान है। अभी हम अपने सौरमंडल के बारे में पूरा नहीं जान पाए। सौरमंडल दूर की बात है, पृथ्वी के बारे में अभी हमें 100% नॉलेज नहीं है। तो हमें पता है कि अगर पृथ्वी के बारे में पूरा नहीं है, तो अपने सौरमंडल के बारे में भी बहुत कम ज्ञान हमें है। और ये अपनी जो मंदाकिनी है, जो आकाशगंगा, उसके बारे में तो बहुत ही कम ज्ञान है। तो हमें पता भी नहीं है कि एक्चुअल में कितनी आकाशगंगाएं हैं। तो शुरुआत में हमारे पास बन गया क्या कि हाइड्रोजन का एक बादल सा बिखरा है, और उसके अंदर कुछ द्रव्यमान एकत्रित होके, और वो हाइड्रोजन के अणु एकत्रित होके और कुछ गोला सदृश अपनी जो एक पिंड बना लेते हैं। ये जो पिंड है ये संघनित होते जाते हैं, और ये पिंड, इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये जो पिंड बन गया है, इसमें रेडिएशन निकलती रहती है, यहाँ से किरणें निकलती रहती हैं, और ये किरणें तब तक किरणें निकल के और ये हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता रहता है, जिस प्रकार से सूर्य में होता है। ये सारी प्रोसेस चलती रहती है, इन्हीं जो गैलेक्सीज हैं इनके अंदर ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। अब उसके बाद में क्या है कि जो ये प्रोसेस है, तो इससे ये हीलियम बनता है। तो इन सारों की जो ये तारे हैं, इन सारों तारों की अलग अलग समय होता है। कोई तारा छोटा है, कोई तारा बड़ा है, किसी का घनत्व ज्यादा है, किसी का द्रव्यमान ज्यादा है। तो इसका जो ये आयु काल है, ये अलग अलग होता है। तो ये तारों की प्रोसेस है, जिनके अंदर ये एक तारा बहुत सी स्टेज से गुजरता हुआ आगे चलता रहता है, जिसके अंदर ये पहले हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, और जिस दिन ये हाइड्रोजन से कंप्लीट हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये इसकी जो रोशनी है वो अलग चेंज हो जाती है, और उस तारे का अलग नाम हो जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे अलग अलग प्रोसेस में जाके लास्ट में एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। ये जो प्रोसेस है, ये बनने की दो तरीके से होती है तारों की, एक जिसका द्रव्यमान कम हो और एक जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो। पर हमें उस प्रोसेस के बारे में नहीं जानना, हमें ये देखना है कि ये तारे किस प्रकार से प्रोसेस चलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो तारे हैं, ये भी फिर आपस में इनसे टूट के फिर और जो कोई पिंड निकल जाता है। ये कोई पिंड है, ये कोई तारा है, तो यहाँ से कुछ द्रव्यमान टूटा, और वो अगर यहाँ से निकलेगा वो सेम अपने सैटेलाइट के भांति ये यहाँ से टूटा निकला, और ये इसका जो गुरुत्वाकर्षण है उसको ये पार नहीं कर पाता है, और होता क्या है कि इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। तो ये तारा हो गया, ये तारे के चारों ओर ये ग्रह, ये इनको हम ग्रह बोलते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं। उसके बाद में क्या, अगर ये जो पिंड है, ये जो ग्रह है, इससे अगर कोई टुकड़ा टूट गया, तो फिर वो इसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है, और वही बन जाता है अपने पास क्या, उपग्रह। तो ये इसकी बाहर की आउटलाइन हो गई कि कैसे ये ग्रह और उपग्रह वगैरह बनते हैं। अब हम आते हैं अपनी पृथ्वी के ऊपर कि पृथ्वी कैसे बनी, क्या हुआ। तो ये जो तारा है, जो अपना जो तारा, इसको हम बोलते हैं सूर्य, और इसका जो ये पूरा परिवार है, इसको हम बोलते हैं सौरमंडल। अब ये जो सौरमंडल है, इसके बारे में, इस सौरमंडल से कैसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई और अपनी पृथ्वी की कब उत्पत्ति हुई, और ये कैसे डेवलप होते ये आज तक की वर्तमान पृथ्वी तक पहुंची। तो ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, ये लगभग 1350 मिलियन ईयर अगो, लगभग इतने
कितने साल पहले 13.7 बिलियन ईयर अगो, लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले ये आग का गोला जो सूर्य था उससे ही एक आग के गोले, आग के पिंड के रूप में बाहर निकली और ये बाहर निकली, ये जो पृथ्वी थी और इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसके बाद में ये भी जैसे सूर्य की तरह ही इससे भी किरणें निकलती रही और ये मतलब हाइड्रोजन से हीलियम और क्रमशः आगे भारी भारी तत्व बनते गए। तो अब बात ये आती है कि ये इसी का एक टुकड़ा है। उसके बाद में ये तो आज ठंडी होगी और कठोर हो गई, इसी पर भूप्रपट्टी का निर्माण हो गया और ये आज ठोस अवस्था में है, परंतु सूर्य आज भी एक गैसीय अवस्था में है। इसके पीछे क्या कारण है, कभी सोचा है? इसके पीछे सीधा सा कारण ये है कि ये जो सूर्य है इसका आकार इतना ज्यादा बड़ा है। इस सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना के लगभग बड़ा है। तो इसका द्रव्यमान कितना बड़ा होगा? अब इसको भी याद करते हैं कि इसका व्यास है वो 110 गुना बड़ा है। ये जो सूर्य है ये पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे बनता है? व्यास क्या है? व्यास मतलब ये एक विमीय संरचना है, 1D के अंदर आता है। त्रिज्या, व्यास, ये सारी एक विमीय संरचनाएं होती हैं। जबकि हम इसकी आयतन की बात करेंगे, इसका देखेंगे कि इससे कितना बड़ा है, तो हम बात करेंगे 3D के अंदर। तो मतलब सीधा सा हो गया कि इसका क्यूब, हम जैसे मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां से हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। तो हम जैसे ही 110 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1331, आगे 3 जीरो, ये यहाँ पे 1000 हो गए, ये हो गए थे 13,31,000। तो ये लगभग वही आ गया। ये भी वैल्यू लगभग वैल्यू बता रखी है कि 13 लाख है। तो ये 13 लाख कहां से, ये हमने देख ली कि ये 13 लाख यहाँ से आती है। तो अब कोई ये हो गया, अगर कोई पूछेगा कि इसका व्यास कितना गुना है तो 110 गुना है, और इसके ये सूर्य पृथ्वी से कितना गुना है, कितना गुना बड़ा है, तो लगभग 13 लाख गुना हो गया। इसकी वजह ये है। अब एक चीज है, एक हम देख सकते हैं नॉर्मली हम पैसे से काउंट कर सकते हैं, एक रुपया है और एक 13 लाख रुपए हैं। 1 रुपया खर्च होने में कितना टाइम लगेगा और 13 लाख में खर्च होने में कितना टाइम लगेगा, इसमें डिफरेंस काफी ज्यादा रहेगा। ये सभी समझ सकते हैं ना। तो यही दिक्कत है कि पृथ्वी जल्दी से अपनी मतलब विकिरण उत्सर्जित करके और ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो गई, जबकि सूर्य आज भी अपनी ऊर्जा विकिरण के रूप में निकाल रहा है और इसमें भी वो हाइड्रोजन से हीलियम बनने की अभी उसी प्रोसेस में अटका हुआ है। जबकि पृथ्वी के अंदर भारी तत्व है, जैसे भारी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 70-80 से भी ऊपर है, वो तत्व भी बन चुके हैं। तो ये इसका काफी अधिक हद तक डेवलपमेंट हो चुका है। अब इससे वैसे कोई हाइड्रोजन से हीलियम बनने वाली ऐसी कोई भी विकिरण आज पृथ्वी से नहीं निकलती है। अब पृथ्वी का डेवलपमेंट कैसे हुआ? ये जब 13.7 लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले 13.7 अरब वर्ष पहले ये जब सूर्य से अलग हुई है गोले के आग के पिंड के रूप में, तो उसके बाद में इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो उसमें धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, इससे विकिरण उत्सर्जित होती गई और ये धीरे धीरे ठोस रूप लेती गई। और जब पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे ठोस रूप लिया, जब पृथ्वी पे भूप्रपट्टी बनी, ये लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के ऊपर भूप्रपट्टी बन चुकी थी। यहाँ पे पृथ्वी पे भूप्रपट्टी बन चुकी थी 4.5 अरब वर्ष पहले। अब यहाँ पे इसका डेवलपमेंट खत्म नहीं होता है, किसी भी चीज का डेवलपमेंट कभी कोई एंडलेस है। ये पृथ्वी आज भी इस पे खुद का विकास भी हो रहा है, इस पे डेवलपमेंट इसका चल रहा है। तो फिर इसमें क्या हुआ? ये भूप्रपट्टी का निर्माण हो गया 4.5 अरब वर्ष पहले। उसके बाद में इस पे धीरे धीरे इसके अंदर ये जो तत्व हैं हाइड्रोजन वगैरह ये मिल के और इसमें जल बनने लगा और ये सारी प्रोसेस इसके अंदर चलने लगी। फिर लगभग 3.5 अरब वर्ष के आसपास इस पे बहुत ज्यादा जल की मात्रा उपस्थित थी। तो उस समय हुआ क्या, ये जल है ये सूर्य की गर्मी पाकर उष्मा के रूप में ऊपर उठने लगा। फिर वो वहां से संघनन, जो आज की जो बारिश की बरसात की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। और उससे हुआ क्या कि वो बादल बने, फिर वापस वो वर्षा हो बारिश हुई और इस प्रकार से प्रोसेस चलती रही, जिससे हमारे पास ये अपना ये जो आज का वायुमंडल है
इसका धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो गया। और जो नए नए जो यहीं से हमारी जैविक उत्पत्ति शुरू होती है। जैविक उत्पत्ति इसी पानी से और उष्मा पाकर यहीं से पहले शुरुआत में जो जीव की कुछ बेसिक इकाई है वो बनने शुरू हुई, जिसको हम अमीनो अम्ल बोलते हैं। ये जो अमीनो अम्ल है इसके अंदर ये किससे बना होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह ऐसे कुछ मुख्य तत्व चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, पर ये इसके बेसिक तत्व होते हैं। इसके बिना अमीनो अम्ल नहीं बन सकता। तो ये जो जल है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो गए और ये जो प्रक्रिया चली जिससे CO2 वगैरह निकली और इससे ये इस प्रकार से ये जो गैसों के जो तत्व है, ये जो अणु थे, ये एकत्रित होके और धीरे धीरे अमीनो एसिड का विकास हुआ और इससे धीरे धीरे आगे चल के प्रोटीन बने और फिर DNA और RNA बने और DNA और RNA से धीरे धीरे एक पूरा न्यूक्लियोइड बना और फिर एक कोशिकीय जीव बने और धीरे धीरे वो कोशिकीय जीव बनते गए और जल से फिर जीव बाहर आते गए, उभयचर बने और फिर एवीज, रेप्टाइल्स, मैमल्स वगैरह सारे जीवों की यहाँ से उत्पत्ति